नमस्कार साथियों, आज मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नज़दीक मौर्य लॉज है यहाँ पर उपस्थित हूँ और हमारे बीच में मिस्टर डॉक्टर जी.एन. मौर्य साक्या जी, जी.एन. साक्या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सेवक संघ, और आप यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी रहे हैं। तो सर से हम थोड़ा सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना थोड़ा डिटेल में परिचय बताइएगा, अभी तक का क्या मतलब सोशल और पॉलिटिकल क्या बैकग्राउंड रहा आपका? मैं डॉक्टर जी.एन. सिंह साक्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सेवक संघ, प्रवक्ता समाजशास्त्र, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मड़ियाहू जौनपुर। कैमरे में देखिए। वर्तमान में मैं प्रवक्ता पद पर स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ और सामाजिक राजनीतिक संगठन के रूप में एज भारत सहयोग संघ जो संस्था है उसके हम लोग प्रचारक हैं और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उसके कार्य कर रहा हूँ। मेरा जीवन दर्शन ये रहा है कि मैं गाजीपुर जिला के का रहने वाला हूँ। मेरा गृह जनपद गाजीपुर है, ग्राम बेटाबर खुद, पोस्ट बेटाबर कला, थाना जमानिया, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। हमारा गांव एक ऐसा गांव है जो सामाजिक राजनीति की बच्चा बच्चा राजनीति करना जानता है और हमारा जिला समर सामंती जिला माना जाता है, जहाँ पर शोषण अत्याचार बहुत लंबे अंतराल से व्याप्त रहा है। उस सामंती सिस्टम के खिलाफ माननीय शोषित समाज दल और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी भाकपा माले का पैरेलल संघर्ष हम लोगों ने बचपन से पैदा होते ही देखा है। बचपन के दिनों में मैंने अपने गाँव में सामंती सिस्टम को, भूमिहारों का हम लोग का गांव है, भूमिहार बहुल जिला गाजीपुर माना जाता है, उनके आतंक को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। सवर्ण बनाम दलित पिछड़ा की लड़ाई, हमारे बूथों पर 32 राउंड गोलियां चलती है और वोटों में अपनी भागीदारी को लेकर के हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। हम लोग बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ा करते थे, वहाँ हम लोग जो समाज में विषमता व्याप्त है, उस विषमता के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े। और जिस दौर में 90 के दौर में वहाँ पर लोग बाबा साहब का या सुभाष चंद्र बोस का या सम्राट अशोक का या तमाम चीज़ों की जो जयंतियाँ माता सावित्री बाई फुले का शिक्षा के देवी के रूप में जब उस समय चर्चा होना शुरू हुआ तो हम लोग को जैसे लगता था कि पता नहीं सच है कि गलत है। लेकिन हम लोग अपना दिमाग लगा करके, हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर इकबाल अंसारी रहे, सतीश कुशवाहा जी रहे, डॉक्टर सतीश कुशवाहा, हरिचरण कुशवाहा जी हमारे गांव में रहे, डॉक्टर सुधाकर राम जी रहे, सुधाकर राम जी विधायकी का भी चुनाव लड़े शोषित समाज दल से, शोषित समाज दल के कर्मठ सिपाही रहे। डॉक्टर इकबाल अंसारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के बड़े नेता रहे, हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति का ABCD सीखा, समाज क्या है ये सीखा, दलित पिछड़ा बैकवर्ड सामंती सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाइयाँ होती तो उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लेते थे। और बक्सर के हमारे मामा थे जो बक्सर में है, गोपाल बुद्धा, जो कैसेट गाते थे। गोपाल जी के पिता भी बिरहिया थे, वो भी आते थे हमारे घरों पर बिरहा गाते थे, उनसे हम लोग प्रभावित रहते थे। लेकिन वो उसमें ब्राह्मणी व्यवस्था के बिरहा गाते थे, लेकिन उनके लड़के बुद्ध जी के बौद्ध धर्म संबंधित गाना गाए। जो सांस्कृतिक आंदोलन 95-96 के दौरान सम्राट अशोक क्लब जमनिया भारत का जो स्थापना हुआ, उस आंदोलन के हम लोग संस्थापक गाँव है और संस्थापक सदस्य हम लोग हैं। इनकलाबी नौजवान सभा गाजीपुर में स्थापना हुई, उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन का। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा, जिसकी गाजीपुर में जब स्थापना हुई, पहला चुनाव जो हम लोगों ने लड़ा, उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ वहाँ पर। तो शोषित समाज दल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का मैं अपने गाँव का वो सचिव रहा, पार्टी का सेक्रेटरी रहा गाँव का। इनकलाबी नौजवान सभा का जिला कमेटी का मैं सदस्य रहा। से होते हुए ग्रामीण परिवेश की पगडंडियों से घूमते हुए तमाम सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को वहाँ चलाते हुए और वहाँ से निकल कर के 2003 में हम इलाहाबाद में आए। इलाहाबाद में मैं डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए आया था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश था, शिक्षा साक्षरता का अभाव था। तो हम लोग डॉक्टर बनने के लिए इलाहाबाद आए
इंटर की परीक्षा गांव से पास करके 17 जून 2003 को मैं इलाहाबाद में यहाँ मेडिकल की न्यूलाइट की कोचिंग में मैं भाग लिया। और मैं भाग दिया तब अप टू डाउन एसर्शन और रीजन मैं नहीं समझ पाता था। आर और एस लिख करके अगर डैश मार देता तो हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होती थी। कोचिंग में जो टेस्ट होता सब लोग ऊपर से टाप करते थे, हम लोग नीचे से टाप करते थे। लेकिन अंतोगत्वा 2003-04 के दौरान मेरा चयन CPMT में मेरा हो गया। उसी साल माइनस मार्किंग परीक्षा लागू हुई CBSE में। CBSE में फाइनल मेंस में नहीं चयन हुआ, लेकिन UP CPMT मेरा चयन हुआ। लेकिन घर में हम परिवार में विवाद को लेकर के हम लोग का घर परिवार से बंटवारा हो गया, जिसके चलते मुझे अपना मेडिकल की पढ़ाई को त्याग देना पड़ा धन के अभाव में। और MBBS जैसी स्वर्णिम डिग्री को छोड़ करके मुझे सिविल सेवा में ग्रेजुएशन के तरफ, आर्ट का विद्यार्थी, मैं एग्रीकल्चर और साइंस का विद्यार्थी, बायो का विद्यार्थी था। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र को छोड़ करके उस सुनहरे करियर को मुझे आर्ट के फील्ड में जाना पड़ा। और मेरे सिविल में मेरे गुरु अनिल कुशवाहा जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार सिविल का झंडा लेकर के शपथ लिया और लगातार हम लोग IAS PCS बनने के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। लगातार मेंस इंटरव्यू तो दिया गया, लेकिन IAS का एक चांद छूट भी गया PCS मेंस के चक्कर में। हिंदी भाषी 7 बेल्टों का मैंने मेंस इंटरव्यू लिखा दिया, लेकिन फाइनल चयन नहीं हुआ। मैं वर्तमान में तो क्या इसका मतलब जैसे चयन जो नहीं हुआ, चयन न होने के पीछे कारण आप अपनी कमी मानते हैं या कहीं ना नहीं? मैं अपनी कमी तो नहीं मानता। कमी इसलिए नहीं मानता कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के लिए जिम्मेदार गरीबी को मानता। गरीबी भूखमरी नहीं, जो इंटरव्यू वगैरह आपने दिया, इंटरव्यू में जो बाहर हम लोग होते थे उसके पीछे हमारे संगठन का भी मानना है वर्तमान के दिनों में, भारत सहयोग संघ का। और इससे पहले कि इंटरव्यू एक बेईमानी की प्रक्रिया है, जहां जाति धर्म मजहब लिंग भेदभाव के आधार पर चयन रोका जाता है। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का भी इंटरव्यू दिया। पहले इंटरव्यू में यहाँ मुझे सफलता भी मिल गई। इससे पहले मैं 46 और 47 विज्ञापन संज्ञा का उच्चतर शिक्षा सेवा लोक सेवा आयोग का मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पर मुझे पिछले साल 46 में 13.75 इंटरव्यू में नंबर दिया गया। 30 नंबर में न्यूनतम 12 नंबर मिलना चाहिए। दूसरे इंटरव्यू जो 47 वाला भी इस साल इंटरव्यू मैंने दिया, उसमें 30 में मुझे 14 नंबर दिया गया है, क्योंकि न्यूनतम 12 नंबर मुझे मिलता। 25-25, 30-30 मिनट के इंटरव्यू में मुझे बारीक तरीके से इंटरव्यू भी शानदार होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जनसंघी, इस बार जनसंघी प्रोफेसर आ गए थे, तो उन लोगों ने हमारा सामाजिक आंदोलन में उच्च शिक्षा सहयोग संघ हेका का राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में संस्थापक प्रोफेसर मतलब जो RSS के लोग जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रोफेसर आते हैं, मतलब वो गलत इंटरव्यू लेते हैं, गलत तरीके से, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन कर करके और नए तरीके से उनको मतलब कि रोका जाता है। अच्छा। बाधा पहुंचाई जाती है इंटरव्यू में। ये जो जातीय व्यवस्था है, हाँ, ये जाति व्यवस्था जो डेवलप हुई है, ये ब्राह्मणी आर्य समाज के जब शुरू से आप देखेंगे, अगर मान लीजिए पुष्यमित्र के काल से अगर उधर जाते हैं तो उस समय से आया हुआ है। आज भारत के लिए जाति समाज आना मतलब कि एक सामान्य बात होगी, और जाति यहाँ के रगों में लोगों के दौड़ रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों को, कष्टों को झेलने के बाद एज भारत सहयोग संघ के अध्यक्ष के रूप में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, हमने अपने जीवन के संघर्ष को मैंने देखा, तो उसमें इसीलिए हम लोग एक संकल्प लिए हुए हैं कि जब तक जाति नहीं मिटेगी तब तक भारत में समतामूलक समाज का निर्माण करना कठिन काम है। इसीलिए जब संविधान का निर्माण हुआ तो बाबा साहब ने 1947 में जब देश आज़ाद होता है, तो बाबा साहब को जब हम पढ़ते, बाबा साहब ने पहला फैसला यही किया और हिंदू कोड बिल लाया, जिसके चलते महिलाओं की आज़ादी की उसमें बात थी। लेकिन इस देश के लोग हिंदू कोड बिल को नहीं समझ पाए। हिंदू कोड बिल में यह है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है और जो सड़े गले कानून जो थे असमानता गैर विरोधी, जो पुरुष महिला की असमानता की जो बात करता है, उनकी शोषण की जो बात करता है, उसको रोकने की बात थी। उसमें पूरे हिंदू सिस्टम को नए तरीके से तैयार करके नए से कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात थी, जो कि वर्तमान में गोवा एक ऐसा राज्य जहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू पास नहीं हुआ। उसके चलते और OBC आर्टिकल 340 के सवाल पर बाबा साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन OBC समुदाय इस चीज़ को नहीं जानता है कि 340 आर्टिकल के चलते OBC कमीशन के गठन को लेकर के और हिंदू कोड बिल, महिला जो देश की आधी आबादी है, जो दलित पिछड़ी आबादी है, उनके लिए बाबा साहब ने अपना सर कलम कर दिया राजनीति में। बाबा साहब चाहते तो राजनीति में और बहुत आगे जा सकते थे और कार्य कर सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि जब हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जैसा एक व्यक्ति पढ़ा लिखा समाज में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो शायद लाखों कार्यकर्ता जिन्हें हमारे पढ़ लेंगे। इसलिए बाबा साहब को मजबूर होकर के एक लाइन लिखनी पड़ी, एक नारा देना पड़ा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब की इस लाइन को मैं मानता हूँ। बाबा साहब का एक सपना था कि समतामूलक समाज का निर्माण करना, जाति का विच्छेदन की बात, कास्ट रिलेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने किताब लिखा है
मुझे डेट ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? बाबा साहब ने जो जातियां बनाया वो मतलब जातियों को भी खत्म नहीं किया, प्रमोट किया? बाबा साहब ने जातियों को कहीं प्रमोट नहीं किया है। बाबा साहब को समझने की जरूरत है। जाति के विच्छेदन में बाबा साहब लिखते हैं कि जो एक सवाल उस समय होता था कि इंटरकास्ट मैरिज कर लेने से जाति का समाप्त हो जाएगी। बाबा साहब ने कहा कि एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जब तक समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो जाति धर्म को मान्यता जो तमाम धर्म ग्रंथ देते हैं, हिंदू सिस्टम के जो धर्म ग्रंथ है या तमाम मुस्लिम समाज के या तमाम तरीके की, बाबा साहब ज़्यादा हिंदू सिस्टम में पले बड़े थे, हिंदू सिस्टम से प्रभावित थे। जो समाज, जो लेखक चिंतक जिस समाज में रहता है, जिस धर्म व्यवस्था को मानता है, उससे ज़्यादा प्रभावित होता है। बाबा साहब हिंदू सिस्टम से प्रभावित थे। बाबा साहब ने लिखा है अपनी किताब में, बाबा साहब को मैंने पढ़ा, उसमें देखा, मैंने एनालिसिस किया। बाबा साहब ने लिखा है कि जिस धर्म में, जिस जाति धर्म मजहब के नाम पर जिन पवित्र, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे जो गीता है और रामायण है, रामचरितमानस है, इन धर्म ग्रंथों में जिस तरीके से मतलब भेदभाव की बात लिखी गई है, जिसमें जाति को एक वास्तविक सच्चाई बना दी गई, ईश्वर का दिया हुआ रूप बना दिया गया है, ऐसे धार्मिक साहित्य में को बम लगा करके, एटम बम लगा करके उड़ा देना चाहिए। ये बाबा साहब की कही हुई बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। और मेरा भी मानना है कि जो समाज इतना सड़ा गला है, जो धार्मिक साहित्य इतने सड़े गले हों, ऐसे धार्मिक साहित्य को जला करके राख कर देना चाहिए। इस बाबा साहब की स्टेटमेंट को मैं मानता हूँ, आक्षरता पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन जो वर्तमान सामाजिक क्रांतिक जो व्यवस्था है, समतामूलक क्रांति की बात कर रही है, जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है, ये सामाजिक जो आंदोलन इस देश के अंदर चल रहे हैं, बाबा साहब के जो सिपाही काम कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले बुद्ध के जो अनुयायी काम कर रहे हैं, वर्तमान सरकार उनको कुचलने के लिए तैयार बैठी है। वर्तमान में जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी जो दल हैं, वो भी अपने किए पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। कहीं न कहीं समाज में हम सभी नंगे हैं, जो स्टेटमेंट कहा जाता है उसके वो प्रतिभागी हैं। कई भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं, कई जाति धर्म मजहब के नाम पर उनके भी हाथ रंगे हुए हैं, इसलिए वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे। आप जाति व्यवस्था को नहीं मानते? मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ। और मेरा मानना, सम्राट अशोक को क्यों मानते हैं फिर आप? सम्राट अशोक को मैं जाति धर्म मजहब के आधार पर नहीं मानता। सम्राट अशोक की मैं एक लाइन बचपन में ही पढ़ लिया 97 के आसपास कि अय, उसने लाट पर अपने लिखाया हुआ है कि अय मेरे प्रपुत्रों शासक बनो। जो अय मेरे प्रपुत्रों प्रियदर्शी सम्राट कहा जाता है अशोक को। अशोक ने जो भी काम किया किसी जाति धर्म मजहब के लिए काम नहीं किया। अशोक के शिलालेखों को जब आप पढ़ेंगे तो पूरे दुनिया की बात करता है, पूरे विश्व के मानवता की बात करता है। बुद्धिज्म को इसीलिए उसने अपनाया है, जहाँ करुणा हो, जहाँ प्रेम हो। तो हम अशोक को इस आधार पर नहीं मानते कि वो हमारी जातीय समुदाय में कहीं पैदा हुआ था। हम अशोक को इसलिए मानते हैं, अशोक के जो कार्यशैली, जो काम करने का तरीका है, वो तरीके मुझे पसंद है, इसलिए हम अशोक को मानते हैं। यहाँ पे अशोक को मौर्य कम्युनिटी से मानते हैं। मौर्य कम्युनिटी से उनका मानने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर अगर पीछे से अगर देखा जाए, आर्य समाज की जब संस्कृति जब यहाँ पर आई, इस देश के अंदर एक समरशील संस्कृति थी और एक जाहिल और काहिल संस्कृति है, जिसको ब्राह्मणवादी संस्कृति बोलते हैं। ब्राह्मणवादी संस्कृति जब यहाँ आई, जो यहाँ की समरशील संस्कृति, हम लोग श्रमिक बिरादरी समाज से आते हैं, जो जाति धर्म के हिसाब पर अगर बांटते हैं, आप देखते हैं तो दो वर्ग था। एक श्रमशील जातियां थी, यानी श्रमशील वर्ग था, क्लास था, और एक जो था काहिल और जाहिल टाइप के लोग थे, जो शासन सत्ता में किसी तरीके से आकर के उसमें समाहित हो जाते थे और आकर के ढुलमुल तरीके से मिल करके उनको भरमा करके उनके शासन सत्ता में लड़ाई झगड़ा लगा करके उसको कब्जा कर, जिसको आर्य संस्कृति कहा जाता है। वर्तमान में आर्य संस्कृति ही भारत की मूल संस्कृति में तब्दील हो गई है। इसलिए भारत की 67 साल की आज़ादी के बाद, 68 साल के बाद आज भी भारत में जाहिलपन और कायरपन शामिल है। आज भी हमारे यहाँ जो वर्तमान में हमारी सरकार बैठी हुई है, या हमारे नौकरशाह बैठे हुए, हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, पत्रकार बैठे हुए हैं, कोई भी सार्वजनिक नौकरी तो सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता। काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, उपभोक्तावादी नई जो संस्कृति आई, उपभोक्तावादी पोस्ट मॉडर्न की कल्चर की जो बात आई है, ये जाहिल और काहिल बना दी। अगर अशोक की संस्कृति, बुद्ध की संस्कृति, ज्योतिबा फुले की संस्कृति, कबीर की संस्कृति, बिजली मक्का पासी की संस्कृति अगर रही होती, फातिमा शेख की संस्कृति अगर रही होती,
तो शायद इस समाज को दिन नहीं देखना पड़ता है। इसलिए हम जैसे सामाजिक राजनीतिक चिंतकों को, आरपी भाई आप जैसे सामाजिक चिंतकों को आज दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। समाज का जो सपना है, जो बाबा साहब का जो सपना था, जगदेव बाबू का जो सपना था, रामस्वरूप वर्मा, प्रियालाल यादव का जो सपना था, शिवदयाल चौरसिया का जो सपना था, उन सपनों को समाज पर, जमीन पर उतारने के लिए आपने अपना करियर छोड़ करके समाज के बीच में घूम रहे हैं। हम लोग लंबे अंतर से 25 साल के आसपास, लगभग मेरा 36 साल मेरी उम्र हो गई है, हम लोग लगातार काम करें। मेरे सामने इतने बड़े बड़े संगठनों को, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोगों को मैंने बिकते हुए अपने आंखों के सामने देखा है कि मेरी रूह नहीं काम करती कि मैं किसी पार्टी के अब कार्यकर्ता बन के काम करूं। क्यों? कि अब विश्वास नहीं रहा मेरा। लेकिन मुझे आज भी भारतीय जनता पर, जो भारत के नागरिक हैं, उन पर भरोसा है कि अगर उनको सही तरीके से, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। जगदेव बाबू के सिपाही आज भी जिंदा है। चंद्रशेखर कुशवाहा के बिहार में उनकी हत्या हुई, जगदेव बाबू की हत्या हुई बिहार में, कबीर की हत्या हुई है इस देश के अंदर, अम्बेडकर की हत्या हुई है। मैं तो इसको सीधा हत्या मानता हूँ। इस समाज में जो सामाजिक राजनीतिक काम करने वाले लोगों, उनकी लास्ट में हत्या कर दी जाती है और उसका शिकार हम लोग भी हो सकते हैं। तमाम हमले बीच बीच में हम लोग पर होते रहते हैं, लेकिन हम लोग उससे घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, संस्कृति है रहा है लड़ने भिड़ने का। हम अपने बाजू पर भरोसा करते हैं, अपने श्रम पर भरोसा करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी पेन और कापी पर भरोसा करते हैं। इसके भरोसे हम आंदोलन करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। वर्तमान में मैं सामाजिक न्याय परिवर्तन पार्टी SNPP एक संगठन राजनीतिक दल भी मैं बनाया हूँ और भारत सहयोग संघ हमारा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है, जिसके माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनसे जुड़ते हैं। नेता नहीं, नीति पर चर्चा, नेता नहीं, ये मेरा पर्चा भी है। आप देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे चिंतन मंथन बैठक करते हैं। ये चिंतन बैठक चित्रकूट के जंगलों में भी होता है, ये बादा की धरती पर, ददुआ की धरती पर भी होती है। उसको हम लोग पवित्र धरती बोलते हैं, सोने की खदान है। चाहे सोनभद्र की धरती हो, झारखंड की धरती हो, चाहे बिहार की धरती हो, चाहे मध्य प्रदेश सागर हो, तमाम जगह पर, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में हमारा केंद्रीय कार्यालय भी है, क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद में मेरा है, लखनऊ में भी मेरा ब्रांच है। तमाम जगह भारत सहयोग के लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बाद जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि बिना राजनीति में आए सामाजिक राजनीतिक चेतना के बाद ये चेतना जो जगेगी, ये चेतना जाएगी कहाँ, कि झंडे तले जाएगी, ये तय करना कठिन काम होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग को एक राजनीतिक दल भी सामने देना पड़ता है, न चाहते हुए भी। हमारी इच्छा नहीं है कि हम सांसद विधायक अकेले बन जाएं। सांसद विधायक अकेले बन जाने की समस्या साल भोती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन समाज का एक मजबूत तबका। तो 2022 आपके सामने उत्तर प्रदेश के, हाँ, 2022 के लिए विकल्प क्रिएट करना, विकल्प क्रिएट ये करना चाहिए कि जितने सामाजिक राजनीतिक दल जो हैं, भारत सहयोग संघ एक नारा देता है, जय विज्ञान और जय संविधान। भारत के लोगों को जोड़ने का एक ही तरीका है कि इस नागरिकता के प्रश्न पर, नागरिकता सबकी इस देश के अंदर संकट में वर्तमान में आ गया है। वो नागरिकता के सवाल पर, वोटर मतदाता वृद्धि पेंशन के नाम पर, और संविधान, विज्ञान और आपका अस्तित्व, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का जो अस्तित्व वर्तमान सरकार से संकट में आ गया है। वर्तमान में जो सरकार जालिम हुकूमत बैठी है, इस तरीके के निर्णय ले रही है कि जो जनता के प्रतिकूल जा रहा है। देखने में तो अनुकूल लगता है, क्योंकि छदम राष्ट्रवादी लोग हैं, ये शुरू राष्ट्रवादी नस्लिज्म है। ये राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करता है, जो उनकी बात नहीं मानता उनको गैर राष्ट्रवादी, नक्सली, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो अंतर्मन से आती है। कौन कितना राष्ट्रवादी है, कोई पैरामीटर नहीं बना हुआ जिससे नापा जा सके आप कितने राष्ट्रवादी हैं। इस देश की टेरिटरी में, भारत के सीमा में जो भी भाग लिया है, जो शामिल हुआ है, और इसीलिए मैं लगातार वामसेक प्रमुख से मैं कहता रहता हूँ, लगातार हमारी डिबेट होती है लोगों से, तो मैं कहता हूँ कि भारत के संविधान के नाम पर, भारत के नागरिकता के नाम पर, अगर आपने वोट एज ए नागरिकता के सवाल पर दिया होता, आपको वोट देने का अधिकार, आपको, हम लोग को पंखा के नीचे बैठ के आज बात करने का जो अवसर मिला है, ये भारत के नागरिक होने के नाते मिला है। अगर हम नागरिक भारत के नहीं होते तो हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा। हमको बोलने का अधिकार जो मिला, फ्रीडम टू राइट मिला हुआ है, स्पीच करने का जो अधिकार मिला हुआ, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार मिला, ये भारत के नागरिक होने के नाते मिला हुआ है। तो इसलिए जब नागरिकता का मूल प्रश्न, हम जब वोट देने बूथ पर जाते हैं, तब हम जाति, धर्म, मजहब से प्रभावित हो जाते हैं और अपना वोट कूड़ेदान में डाल करके चले आते हैं। वोट देते समय हमको जा करके वहाँ तय करना है कि करंट सोल्यूशन बताइए सर। सोल्यूशन ये है कि जब तक जो भी सामाजिक राजनीतिक जो चिंतन करने वाले लोग हैं,
जो नेतृत्वकारी तमाम राजनीतिक सामाजिक दल के लोग हैं, उनको एक मंच पर बैठा करके तय कर लिया जाए। हालांकि बैठाना खास तौर से इस देश के अंदर राजनीतिक सामाजिक दल के लोगों को एक मंच पर बैठाना, मतलब कि मेढक, जिंदा मेढक जो देखते हैं ना, रना टिकरीना वाले, उनको बैठा के तोड़ना एक साथ में बराबर है। ये बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन जिन लोगों ने प्रयास किया, 77 में जयप्रकाश नारायण ने एक प्रयास किया था। आज लोहिया जी की पुण्यतिथि भी है। लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज लोहिया नहीं है। लोहिया जी के स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो लोहिया के वंशज, जो लोहिया के वाहक जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन पर लड़ते हुए समाजवादी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो नेतृत्व लोहिया के लोगों के हाथ में है, जो लोहिया रहे हैं, मतलब जहां मर्जी वहीं खड़े होकर जो है, जो वर्तमान में लोहिया के जो वारिस हैं, जब अखिलेश यादव थे तब काहे नहीं लड़े? जब अखिलेश यादव जी सत्ता में थे, सामाजिक नाम के नाम पर, त्रिस्तरीय आरक्षण के नाम पर, जो छदम राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सीडो लोग हैं, वहां भी जो समाजवादी लोगों का लोगो पहन करके जो उनके साथ खड़े हैं, जो राजन बाजन की टीम है। पार्टी समाजवादी है वर्तमान? समाजवादी पार्टी वर्तमान को अगर देखा जाए तो एज ए समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। फिलहाल में क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय और जातिवादी पार्टी के रूप में काम करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी कहने के लिए लोगों तो लगाते हैं, हर दल के, हर बिरादरी के लोग, लेकिन राष्ट्रीय कमेटी की उनकी टीम को देखी जाए तो आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि हर समाज का प्रतिनिधित्व है। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या कहना? बहुजन समाज पार्टी का मेरा मानना है कि वहां पर तो गुलाम बनाया जाता है, समाजवादी पार्टी में नेता बनाया जाता है। नेता बनकर के अगर आपकी क्षमता है तो बढ़ चढ़ के अपनी काम बात अपने रख सकते हैं, वहां इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। नेता बनाया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी नेता बनाते हैं, क्योंकि समाजवादियों का एक लक्षण है लड़ने भिड़ने वाला। समाजवादी में कितने नेता हैं अभी? समाजवादी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता वहां से निकले हैं। अखिलेश यादव जगह ले सकता है? अखिलेश यादव के विकल्प के रूप में बहुत सारे नेता हैं। हमारे पूर्व के ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत सारे छात्र नेता हैं, जिनको चाहें अखिलेश जी तो आप अपना पद दे सकते हैं। लेकिन हमारे राजनीतिक अभी तक नजर तो नहीं आया? नजर इसलिए नहीं आया कि देखिए, जब वन वुमन पार्टी हो जाती है, जब अखिलेश जी अपने चाचा को नहीं पद पाने दिए तो अन्य लोगों का कोई तो क्या मतलब ये क्या मिलता है ऐसा मुख्यमंत्री बनना? मतलब ऐसा मुख्यमंत्री बनना कि जो देश का जो क्रीम है, मलाई चावने के लिए पर व्यक्ति परेशान है। मलाई मतलब मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम नहीं तो वो जिम्मेदारी, उनका ये लक्ष्य नहीं है ना कि देश समाज राष्ट्र का विकास करना है। उनका समाज ये है कि अपनी सत्ता बनी रहे, जाति धर्म मजहब के नाम पर हमारे पास लोग आने के लिए तैयार हैं। जिसे इस देश के अंदर लोगों का अस्तित्व संकट में है, किसान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, महिलाओं बेटियों का खतरे है। तो वर्तमान में जब खतरे तो विपक्ष की पार्टी ये अखिलेश जी हैं, बहन जी हैं, फिलहाल में आपके छोटे छोटे दलों के रूप में बाबू सिंह काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, क्या नाम है कि वो राजभर जी काम कर रहे हैं, कृष्णा पटेल का गोल काम कर रहा है, तमाम राजनीतिक दल जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। जैसे आपका भी दल है, मैं देख रहा था, पर्चा पढ़ रहा था, आपकी पार्टी जैसे बीआरपी है जो अशोक राज लाने की बात करती है, रामराज का ये वैकल्पिक एक मॉडल दे रही है। जैसे वर्तमान जो सरकार आई थी, एक मॉडल दिया। कांग्रेस की जो सरकार, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार चल रही थी, यूपीए की सरकार जो चली थी, उसके विरुद्ध में एनडीए की सरकार आई, इसने एक मॉडल दिया कि हम गुजरात मॉडल देंगे। गुजरात मॉडल वही मॉडल था जो मॉडल वर्तमान में दिखाई दे रहा है। सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाएगी, यही गुजरात उनका मॉडल था। जो नोटबंदी की है वो लुटबंदी में तब्दील हो गई। काला धन लाने की बात की, काला धन ला नहीं पाए। जितनी योजनाएं केंद्र की बनी, इनका ये नीति आयोग को इन्होंने नीति आयोग ला दिया, आज तक नीति आयोग एक भी फैसला नहीं ले पाया। तो ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और इनका एक पुराना स्लोगन हम लोग को बचपन में याद आ रहा है, बात छेड़ दिए तो मैं बता रहा हूँ कि सबको देखो बार बार, भाजपा को देखो एक बार। इस देश की जनता इस नारे को भूल गई 90 के दशक की। इस नारे को अगर इस देश की जनता याद की तो मैं चुनाव के दिनों में मैं प्रचार में घूम करके बता रहा था। तो भाजपा तो कई बार आ चुकी साहब। नहीं, भाजपा आई वो एक बार की बात करती है। पहली बार ऐसा इतिहास में गलती है कि भाजपा दूसरी बार आई है। अच्छा, ये जनता कहीं ना कहीं उस नारे को भूल गई। अच्छा, हमको पीछे के राजनीतिक दलों का जो नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकल के आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे केवल व्हाट्सएप में ही पढ़ाई करते हैं। उनको किताब काफी पीछे का, जिसे लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है, लेकिन लोहिया जी के स्टेटमेंट क्या, आनंद राज मुल्क ने क्या कहा, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा, जगदेव बाबू ने क्या कहा, रामस्वरूप वर्मा ने क्या कहा, फातिमा शेख ने क्या लिखा है,
वो हमारे नौजवान को तो सर नहीं पता सोल्यूशन है। बताएं अभी किस पार्टी को हम लोग 2022 में मतलब सोल्यूशन देखिए, एज ए मैं एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक राजनीतिक दल के रूप में हम लोग काम करते हैं, तो मैं एज ए फाइनल किसी को ये नहीं कह सकता कि ये दल अच्छा है वो दल अच्छा है। तो आप किसको वोट देंगे? हम भी उसी के साथ चलना चाह रहे हैं ना। नहीं, हम तो जो आपके लिए मतलब जो अच्छा है, हमारी विचारधारा की जो पार्टियां हैं, आपकी विचारधारा कौन सी? हमारी विचारधारा की पार्टी फिलहाल में मौलिक अधिकार पार्टी है। अच्छा, मौलिक अधिकार पार्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। मौलिक अधिकार पार्टी के साथ उसका एक पहला मोर्चा गठबंधन है, उस गठबंधन में जो सामाजिक न्याय परिवर्तन पार्टी के साथ मैं शामिल हूँ। तो हमारी मेरा मानना है कि पार्टी का मतलब लोकतंत्र होता है। हाँ, लोकतंत्र हर जगह है। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि पार्टियों के अंदर लोकतंत्र होनी चाहिए। कैसे तो लोकतंत्र मान लेते हैं जी, थोड़ी देर के लिए। जी, मौलिक अधिकार पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? माननीय जेपी शास्त्री जी। जेपी शास्त्री जी। जी, शास्त्री मतलब कौन सी जाति बिरादरी के हैं? शास्त्री का मतलब ये है कि देखिए जो वो नाई बिरादरी, इन्होंने नाई समाज से आते हैं। हाँ, लेकिन नाई। वर्तमान में जाति धर्म पर हम बात नहीं करना चाहते। नहीं बात है, जाति लेकिन- है तो बात करनी पड़ेगी ना सर। नहीं है, हाँ। लेकिन ये चीजें हाँ, जनता के बीच में हाँ, और ये व्हाट्सएप और फोन पर जब हम लोग बार बार जातियों का जब नाम लेते हैं हाँ, तो कहीं न कहीं समाज उससे प्रभावित होता है। हाँ, नहीं प्रभावित नहीं, तो- प्रभावित है समाज। समाज प्रभावित होता है, मेरा ये प्रभावित कहने है। का मतलब है- मेरे का हाँ जस्ट मिनट, मेरा ये कहने का मतलब है अगर जैसे मुख्यमंत्री है, जी, इतनी मुख्यमंत्री की पावर है ठाकुर साहब की, जी, उतनी पावर अगर एक मौर्य की होती तो जी। मौर्य बहन की हत्या मतलब बलात्कार रेप नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ हाँ, नहीं ऐसा ऐसा इस देश के अंदर ठाकुर मुख्यमंत्री वर्तमान में है। हम तो आप तो ठाकुर कह सकते, मैं नहीं कह सकता, हाँ। क्योंकि जनता का मानना है कि वो ऋषि और महर्षि हैं। हाँ, जबकि जितने इस देश के प्रदेश के मुखिया बने हैं, इस देश में 302 की हत्यारिन प्रतिभा पाटिल जैसे लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं। हाँ, हाँ। वर्तमान में मोटा भाई गृह मंत्री के रूप में नहीं, काम कर वो रहा तो है। जो हो रहा है तो वो जब तो ठीक ऐसे है। लोग बन सकते हैं तो डेमोक्रेसी में भारत को इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिरेकल कंट्री है। झिलमिलाती हुई कब क्या यहाँ हो मेरा जाए ये कुछ नहीं कहने जानता का है। मतलब है कि जैसे जो आपने कहा ऋषि मुनि, मैं नहीं मानता ऋषि मुनि, क्योंकि ऋषि मुनि कोई कंसेप्ट नहीं, बेकार की बातें हैं। जी, ठाकुर साहब जो है इस समय मुख्यमंत्री हैं, जी, और उतनी पावर अगर हमें होती जी। तो शायद हमारे समाज का शोषण और नहीं, मुझे ये लगता है कि ये केवल कहने की बात लगता है कि जिस समाज का मुख्यमंत्री होगा उसके समाज की हत्या नहीं होगी, उस समाज का बलात्कार नहीं होगा। नहीं आया तो मुख्यमंत्री है तो लगा- सम्राट लगा- अशोक की तरह हो ना। सम्राट अशोक की तरह हो तब न। हाँ, लेकिन वो सम्राट सम्राट अशोक की तरह होगा, ये अशोक कैसे की विश्वास करेंगे आप? वो सम्राट अशोक की क्वालिटी वाले लोग भी तो मिले। मैं मानता कहीं हूं ना हमारे अंदर कहीं क्वालिटी नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी है, इनके अंदर क्वालिटी, हमारे अंदर क्वालिटी है। मैं इसको तब मानूंगा जब इसको जनता प्रूफ करके दे नहीं, देगी। जनता कैसे proof डेमोक्रेसी करेगी? में मेरी आपको बात जब तो जनता सुनिए। चुन ही नहीं पा रही है तो कैसे माने? मैं पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हूँ, जी, तमाम पार्टियां, मैं बीजेपी का, सपा का, बसपा के अलावा कोई पोस्टर बैनर नहीं देख रहा हूँ रोड जी। पे। तो पार्टियां कैसे उठ करके आएंगी? तो आप अभी आपने एक बात बोली थोड़ी आपकी देर पहले। पार्टी बैनर और पोस्टर क्यों नहीं लगा पा रही है? हमारा आपसे सवाल है। क्या कौन मना किया कि आप अपना बैनर पोस्टर लगे, अपने कार्यकर्ता नहीं, पैदा चलो, करिए, हम आप तो अभी आए हुए थोड़ा लाव देख लश्कर रहे से हैं, चलिए। लेकिन जो पार्टियां पिछले 13, 12, 15 साल से काम कर रही हैं, उनका या तो आर्थिक पक्ष में इनका जो पार्टियां काम कर रही हैं वर्तमान समय में, हम्म, 70% राजनीतिक और सामाजिक जो संगठन चल रहे हैं वो बेईमान लोग हैं, चला रहे हैं, बेईमानों के हाथ में। ठीक, मतलब जब- बीजेपी कांग्रेस वाले सब ईमानदार हैं, नहीं बेईमान है, तो पोस्टर बैनर लगाने से मतलब क्या वो मतलब जनता जो- को धोखा दे रहे हैं। तो जो जनता हमने- वही देख के आ रही है। नहीं तो जनता देख रही है तो जनता इम्प्रेसिव होती है ना। जी। हमने नहीं लगाया तो आप नहीं लगा तो कैसे इंप्रेस होगी जनता? तो वही मेरा कहने का तो मेरे मतलब कहने है। का मतलब मैं यही आपसे कह रहा हूं कि- धोखेबाज होगा, जी। जो चोर होगा, जो लुटेरा हाँ, होगा, वही तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा कभी कभी आप पढ़ेंगे अगर लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में तो इसको भीड़तंत्र कहा गया हाँ, है। हाँ। तो भीड़तंत्र का मतलब क्या होता है? एक भेड़िया जिधर जादू चल देंगे। जातीय प्रतिनिधित्व पर आपका क्या कहना है? जाति प्रतिनिधित्व कहना यह है कि देखिए भाई हर समाज का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत जैसे देश में आज भी जाति समाज से मुक्त नहीं हो पाया है कहीं ना कहीं, और इसके रहनुमा जो है वो जिंदा रखे हुए जो नेता हैं वो चाहते हैं कि जाति बनी रहे। जैसे हमारी आपसे वार्ता हो रही थी तो तमाम व्यक्तिगत वार्ताएं हुई हैं, उस व्यक्तिगत वार्ताएं में तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन मैं लोगों से जब सवाल करता हूं कि क्यों न जाति को मिटाया जाए, हटाया जाए, इस पर भी काम हो। तो अधिकांश लोगों के सवाल ये है कि जाति कभी नहीं मिटेगी। तो जब पहले से ही हम मान के चलें कि भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा, भ्रष्टाचार के सवाल पर मैं बात करता हूँ। कभी यही इस देश में कहते थे लोग भ्रष्टाचार कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता। 20 साल के आसपास हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयशा के नेतृत्व में चिल्लाया है और भ्रष्टाचार मुद्दा बना, अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और पूरा देश भ्रष्टाचार के सवाल पर एक हुआ
और तमाम सरकारें जो वर्तमान में की गवर्नमेंट चलती उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा। अलग बात है कि जो जनता जागरूक हुई वो किसी और के साथ चली गई, उस भीड़ का कोई और लाभ उठा ले गया। जो वर्तमान में जो दावा करते थे वो भी सत्ता में आए हैं, और वो सत्ता में आने के बाद जैसे पहले लोग काम करते थे वैसे मोटा मोटा वो भी काम करें, बहुत अंतर नहीं आता हुआ दिखाई दिया। तो आप अन्ना के विचारों से सहमत हैं? नहीं, अन्ना के विचारों से, अन्ना के विचारधारा से तो मैं उसी दिन असहमत हो गया कि अन्ना के आंदोलन में जब 12 से 13 दिन लगातार इलाहाबाद का मैं नेतृत्व किया था यहाँ पर, और लगातार हम यहाँ से 1500-2000 नौजवानों के लेकर के बघाड़ा से पूर्वांचल चौराहे से और कंपनी बाग सुभाष चौराहा तक मैं पूरे बघाड़ा कटरा अल्लाहपुर होते हुए सरोही दयागंज हम लोग मार्च करते थे। उस समय मीडिया हमसे सवाल करते थे कि नेताजी आप अगर 50 रुपये हमको दे देते तो आपके को फ्रंट पर हम छापेंगे। तो उस समय हमारे एक सीनियर थे सुदर्शन सिंह, वो कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान हमारा चल रहा है, तुम साले पैसा मांग रहे हो, जब तुमको मीडिया को पैसा चाहिए तो हमारा फोटो मत छापो, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है। तो जब इस देश की मीडिया, जिसको मनु मीडिया या ब्रह्मवादी मीडिया या गोदी मीडिया वर्तमान समय में हम लोग कहते हैं, तो अन्ना जी के साथ आपने काम किया, तो अन्ना काम किया, बता तो रहा हूँ कि 13वें दिन अन्ना साहब ने जब जिस दिन से भूख हड़ताल जो बैठे थे उन्होंने जब उस दिन वापस अपना ले लिया, उसी दिन रात में ही अन्ना आंदोलन से हम लोग अपने आप को वॉकआउट इसलिए पीछे हट गए, इसलिए हम लोग हट गए कि हमारी भीड़ का, हमारी ताकत का गलत जगह इस्तेमाल हो गया। अन्ना आरएसएस का एजेंट निकला। ये पहले नहीं पता थी? ये नहीं पता था, पहले पता नहीं था। पहले जो मूवमेंट खड़ा हुआ जब इस देश के, मेरा मानना है, मैं जगदेव बाबू का सिपाही हूँ, मेरा मानना रामस्वरूप वर्मा का हम लोग सिपाही हैं, हम लोग का मानना कि इस देश के अंदर आज भी मैं मानता हूँ कि जो भी मूवमेंट इस देश के अंदर उभर रहे हैं, जो भी सामाजिक राजनीतिक दल के लोग कार्यकर्ता आते हैं हमारे पास, मिलते हैं और कहते हैं कि नेताजी ये काम करना, इसमें एक चीज़ हम लोग आंदोलन खड़ा किए, उसमें भाग लीजिए, तो हमको अगर मैं वाच करता हूँ, अगर देखता हूँ कि हो सकता है कि इससे हो सकता है कि समाज को थोड़ी सी दिशा मिल जाएगी, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप मेरे पास आए, आप बता रहे हैं कि मैंने बीआरपी पार्टी बनाया है, अगर मुझे लगेगी कि बीआरपी हो सकता है कि थोड़ा सा परिवर्तन समाज में लाने का प्रयास करेगी, तो मैं अपना खून पसीना एक करके बीआरपी को सींचने का एक सामाजिक छोटा सिपाही बन के काम करूँगा। ये मेरा मानना है, हमारे नेता जगदेव बाबू का मानना था, चंद्रशेखर जी का मानना था, रामस्वरूप वर्मा जी का मानना था। इस आधार पर इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को, जनतंत्र को, इसको बचाने के लिए हम लोग कहीं भी जमहूरियत को बचाने के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। और आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज भी कोई राजनीतिक सामाजिक दल अगर इस देश के लोकतंत्र को वास्तविक मुद्दों पर अगर राजनीति करेगा, तो मैं किसी के साथ अपने दल और संगठन का मोह माया छोड़ करके किसी के साथ हम जा सकते हैं, विलय कर सकते हैं। हम आपको नेता माने के, हमको नेता नहीं बनना है, आप हमारे नेता रहिए। लेकिन मैं 20-25 साल से लगातार धोखा खाते खाते अब हम लोग इतना परिपक्व हो चुके हैं, इतना हम लोग का खून पसीना एक हो चुका है कि अब यही लगता है कि कम से कम जनता को ही जब समझा करके डेमोक्रेसी में जब राजा बना जा सकता है, तो क्यों ना हम जनता को समझाएं। तो हम वोट कम पाएं या ज्यादा पाएं, हम राजनीतिक जितने राजनीति जितने राजनीतिक जो लड़ाइयाँ होती है उसमें मैं भाग लेता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और जमीन पर खेत खलिहान, किसान और मजदूरों के बीच में वर्तमान में भारत सहयोग संघ के कम से कम सैकड़ों संगठन हैं, फ्रंटल संगठन है जो कि देश के अंदर काम करें, विश्वविद्यालय कैंपस में, मजदूरों के कैंपस में, महिलाओं के बीच में, छात्र नौजवानों के बीच में, किसानों के मुद्दे पर हमारे तमाम फ्रंटल सामाजिक राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, और जिसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल में मुझे आप देखेंगे हम लोग अकेले के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि हम लोग प्रचारक हैं, हम लोग भारत सहयोग संघ की नीतियों को आम जनमानस तक ले जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया और आपसे हमारी मुलाकात हुई, और बीआरपी पार्टी की जो भी दिशा निर्देश होगी उस पर विचार मंथन होगा। और भारत सहयोग संघ का मानना है कि हम लोग सहयोग करते हैं। जी। और राजनीतिक दल तो है नहीं, एक सहयोगी सामाजिक संगठन है। इनका मानना है कि परस्पर न्याय पर आधारित संगठन। तो भारत सहयोग संघ का मानना है कि अगर आप मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, लग रहा है कि आपकी सही दिशा है, तो बीआरपी को भारत सहयोग संघ के कार्यकर्ता मजबूती के साथ उसके साथ काम करने के लिए तैयार। हम मौलिक अधिकार पार्टी के साथ इसलिए काम करते हैं कि वो पुराने लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। भारत सहयोग संघ ने उनको अपना विरासत स्थल में अपने सामाजिक संगठन के रूप में, उनको एज ए गार्जियन के रूप में मानता है। उनके दिशा निर्देश के जो पालन होते हैं, प्रयास होता है कि उनको किया जाए। तो जो भी समाज का जो वंचित तबका है, वो नेतृत्व के लिए जो भी नौजवान सामने आ रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि जो समाज संविधान विज्ञान की बात करता है, जो साइंस टेक्नोलॉजी की बात करता है, IT सेक्टर की बात करता है, हम लोग चाहते हैं कि
कि वैसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और भारत सहयोग संघ एक ऐसा संगठन है जो सबको अवसर प्रदान करने का, नेता बनाने का, फैक्ट्री में निर्माण करने का, उनको सजाने का, संवारने का काम करता है। और आपके दल को भी जांचेगा, परखेगा और आपको बिल्कुल सहयोग किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।